तो अब हमें ऐसे लिखते हुए किन किन चीजों को ध्यान में रखना है कि हम कोई और गलती, कोई एक्स्ट्रा गलती और ना कर लें। तो उसमें बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात आती है, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि पेपर पे हमें मार्जिन किस जगह पे लगाना है। तो अगर हम पेपर पे देखें मार्जिन की बात करते हैं तो उसका कोई पेट रूल नहीं है कि आपने इतनी फिंगर छोड़ के लगाना है या फिर इतना रूलर यहाँ पे रखना है और इतने इंच छोड़नी है जगह। इसमें कोई ऐसी पेट बात नहीं है। उसमें यही है कि अगर ये आपका पेपर है, इस पे एक तरफ जो मार्जिन है वो तो एसपीएससी ने पहले से लगाई होगी, जो दूसरी तरफ मार्जिन है वो आपने खुद लगानी है। तो मैं ये नॉर्मली कहता हूँ कि पहले पेज पे बहुत जरूरी होता है, इंट्रोडक्शन पे या आउटलाइन पे शुरू में बहुत जरूरी होता है कि आप स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह फॉलो करें। और मैं आउटलाइन का बताता हूँ कि आउटलाइन आपकी इस जगह से स्टार्ट होगी और अगले पेज पे जाएगी और अगला पेज आपका पूरा होना चाहिए और यहाँ पे आके आपकी आउटलाइन खत्म हो जाए और उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन इस जगह से स्टार्ट हो। जब आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, आपने लिखी यहाँ पे हेडिंग नहीं लिखनी, यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट होगा, ये लाइंस आएंगी, पूरी लाइंस आएंगी और आपकी आखिरी लाइन पेपर की थीसिस स्टेटमेंट आइडियली होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी राइटिंग बहुत बड़ी है तो हमारी तो नेक्स्ट पेज पे जा रही है। तो उनके लिए ये टिप है कि उन्होंने मार्जिन कहाँ पे ड्रॉ करना है। उनके लिए ये टिप है कि वो मार्जिन पे, अगर उनकी राइटिंग बड़ी है तो मार्जिन को थोड़ा सा नैरो कर लें। जिनकी राइटिंग बारीक है वो कहते हैं हमारा ऊपर खत्म हो रहा है तो वो मार्जिन को थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो जिनको ऐसा लगता है कि उनकी राइटिंग बहुत छोटी है और वर्ड पूरे, उनको लगता है कि वर्ड पूरे कर भी रहे हो तो एग्जामिनर को शायद ये लगे कि वर्ड पूरे नहीं हो रहे, तो वो ये कर सकते हैं, वो अपने मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो ये बड़ी ट्रिक है। फिर एक और क्वेश्चन है कि मार्कर कहाँ पे यूज करना है। एक बात बड़ी जरूरी है समझना कि मार्कर का ऐसे से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे आपने बोल्ड में नहीं लिखना, आपने आउटलाइन बोल्ड में बनानी है जाके। जब आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो गई, आपका मार्कर साइड पे चला जाना चाहिए, मार्कर की कोई जरूरत नहीं है उसके बाद। तो आपका मार्कर आउटलाइन में कहाँ कहाँ पे यूज होगा, आपके हेड में, इंपॉर्टेंट हेड जो आपके सर्कल किए होंगे, इंपॉर्टेंट हेड जो हैं उनमें आप मार्कर यूज करेंगे। सब में इंट्रो हो जाएगा, फिर बॉडी वाले पैराग्राफ्स आ जाएंगे और फिर कंक्लूजन आ जाएगा, वहां पे आपने यूज करना अपना मार्कर। उसके अलावा कहीं पे नहीं यूज करना। कहाँ पे नहीं यूज करना ये मैं बताता हूँ। आपने बॉडी जब आपकी शुरू हो गई ऐसे की तो मार्कर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने ये कोड फैक्ट करना है, हमने ये कोटेशन लिखनी है, तो क्या मैं सर मार्कर से लिख दूंगा, जस्टिफाई करके तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, बड़ा अच्छा इमेज आता है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आपने हमेशा उसको राइटिंग में मर्ज करना है। अगर आपका ये पेपर है तो आपने उसके अंदर ही मर्ज करना है, अपने कोड को मर्ज करना है। आपने पूरा कोड ये लिख दिया, उसमें फिर ये है कि अगर आप इसको कोई थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि कुछ नजर आए इस तरह का कि आपने एक्स्ट्रा किया है, तो आप मार्कर से फिर मत यूज करें। आप इसे किस चीज से यूज कर सकते हैं, आप कोई से अपने पॉइंटर यूज कर लें, ब्लू पॉइंटर यूज कर लें, ब्लैक पॉइंटर यूज कर लें। पॉइंटर की मदद से आप अपने उस चीज को बोल्ड करके दिखा सकते हैं और वो ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा आपको। बाकी से मार्कर यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बॉडी की हेडिंग नहीं आएगी, कोई कंक्लूजन की हेडिंग नहीं आएगी, कोई इंट्रोडक्शन की हेडिंग नहीं आएगी, नथिंग एज अ फेयर। तो हमने मार्कर जब ऐसे स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मल तो उसके अंदर कोई मार्कर की कोई जरूरत नहीं है। आपका सारा पेन से होना चाहिए और एक ही पेन आइडियली होना चाहिए आपका। तो फिर एक और बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली किया जाता है कि हाउ मच टाइम शुड बी डेडिकेटेड टू ईच पार्ट। मुझे 3 घंटे ऐसे लिखने के लिए हैं और मुझे सोचना कितनी देर पहले चाहिए, फिर मैं जब आउटलाइन बनानी शुरू कर दी तो आउटलाइन को मैं कितना टाइम दूं, फिर मैं उसको आउटलाइन रफ में बनाऊं और फिर नीट में बनाऊं, क्या करूं मैं, कितना टाइम मैनेजमेंट करूं कि मेरे 2000 वर्ड भी पूरे हो जाएं, 2500 वर्ड पूरे हो जाएं। तो उसमें ये है, आइडियल केस तो ये है कि आप जैसी आपको आता है, पेपर आपके सामने आता है, 10 में से आपने एक टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप पहले 2 से 3 मिनट, 4 मिनट के अंदर डिसाइड कर लें कि आपने टॉपिक कौन सा अटेम्प्ट करना है। टॉपिक अटेम्प्ट किया, उसके फौरन आप ठीक से स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके ऊपर आप रफ में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, कोई सर्कल बना के उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें, पॉइंट सारे लिखने ताकि पॉइंट भूलते ना जाएं। और सारे डेमोक्रेसी अगर फॉर एग्जांपल है तो उसमें डेमोक्रेसी के सारे पॉइंट्स आप 1 2 3 करके यहाँ पे लिखने सारे। तो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। उसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, जब आपकी रफ में बन गई तो आपने इसको नीट में भी तो लेके आना है। तो नीट में आप इसको किस तरह से लेके आएंगे, नीट में वो रफ से अब आपको पता है कि आप गलती की गुंजाइश नहीं है और आप अपने नीट में शुरू कर देना है। ये आपका पेपर है और वहां से आप आखिरी पेज पे आप रफ बनाई होगी आपने, वहां से कॉपी करके आप उसे नीट में करना शुरू कर देंगे। तो आई बिलीव, पर्सनली बिलीव कि जब आपका 45 मिनट्स का मार्क आ जाए, 45 मिनट पूरे हो जाए, तो आपकी नीट आउटलाइन बन जानी चाहिए। 45 मिनट से ज्यादा इसको नहीं देने चाहिए। बहुत सारे लोग ज्यादा टाइम दे जाते हैं और वो फिर उसको जस्टिफाई करने का टाइम नहीं बचता।
तो 2.25 घंटे ऐसे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें अपने इंट्रोडक्शन भी लिखना है, 20-25 पैराग्राफ भी लिखने हैं, कंक्लूजन भी लिखना है। तो आप 45 मिनट से अपनी आउटलाइन पे फोकस करें। उसके बाद मुझे अपना ऐसे टाइम से पहले कितनी देर पहले खत्म करना चाहिए, मुझे पूरे टाइम पे खत्म करना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि मुझे किस वक्त खत्म करना चाहिए। आपने ऐसे लिख दिया तो आइडियल केस तो ये है कि आप 2-3 मिनट पहले, टाइम से पहले, 3 घंटे पूरे होने से पहले अपना ऐसे कंप्लीट कर लें। क्योंकि अगर आप 2-3 मिनट पहले नहीं करेंगे तो आप एंड पे कोई जुमला लिख रहे होंगे और एग्जामिनर आपसे आके पेपर ले लेगा और वो आपको जुमला दरमियान में रह जाएगा, या कोई लाइन भी लग सकती है जो कि बहुत बुरा इमेज आता है, और अगर आपकी कोई बात पूरी नहीं हुई तो आपको आर्ग्यूमेंट उससे वीक होता है। तो कोई ऐसी बात हो सकती है कि जो आप उसको छोटा कर सकते हैं, तो आपको पता है कि आपने छोटी की, एग्जामिनर को नहीं पता कि आपने छोटी की है। तो टाइम खत्म हो रहा है तो आप 1-2 पैराग्राफ को छोटा कर सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन के लिए टाइम पर निकालें। कंक्लूजन एक कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन होना चाहिए। पिछले सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट पैराग्राफ जो है वो थोड़े छोटे हो सकते हैं, उन पर गुंजाइश निकल सकती है। कंक्लूजन के लिए अलग से टाइम निकालें और एंड पे आप 1-2 मिनट जो आपके फारिग होने चाहिए, जिसमें आप पेपर दोबारा देखें कि पेज खाली तो नहीं रह गया, अंदर कोई ऐसी मेजर मिस्टेक हो गई मेरी आउटलाइन में, इंट्रोडक्शन में, उसको रीड कर लें। तो आपको टाइम से कुछ देर पहले अपना ऐसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। फिर एक और बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन किया जाता है कि मैं कितने ऐसे कर लूंगा तो मेरा ऐसे पास हो जाएगा। देखिए, इस पे कोई प्रैक्टिस पक्का रूल नहीं है कि आप इतने ऐसे अगर लिख लेंगे या इतने ऐसे तैयार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसे लोग भी कर जाते हैं जो 2 लिखते हैं या कोई भी नहीं लिखते, और ऐसे भी नहीं कर पाते कि जो बहुत ज्यादा कर चुके होते हैं। तो इस पे आपकी क्वालिटी है कि जितने आपने किए क्या उतने ठीक से किए, आपने वो चीजें समझ ली हैं जो आप करना चाह रहे थे, आपकी प्रॉपर समझ आ गई ऐसे स्ट्रक्चर कैसे करना है आपने, तो आपका वो शायद 2 पे भी पास हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में नॉर्मली आपको 10 से 12 मेजर टॉपिक्स जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे आराम से ऐसे बन सकता है, उन सब पे आपको ऐसे लिख लेना चाहिए। एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। और 10 ऐसे शुरू में शायद आपके ऐसे लिखते हुए आपको 15 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आप रिड्यूस करेंगे। मैं एनकरेज करता हूँ कि शुरू में आप ज्यादा टाइम लें, रिसर्च करके कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च करें अच्छी तरह, और इंटरनेट की मदद से और आर्टिकल्स की मदद से, और एक कॉम्प्रिहेंसिव अच्छे ऐसे बनाएं ताकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट बन जाए कि अब मैंने इस तरह के ऐसे लिखने हैं। शुरू में 3 घंटे लिखने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता 3 घंटे कन्वर्ट होंगे। फिर एक और क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी इंट्रोडक्शन आउटलाइन शुड आई प्रिपेयर, कितनी चीजें मुझे करके जानी चाहिए। तो देखें, ये तो जितनी भी आप लोग कर लें कम है, क्योंकि ये कोई इतनी ज्यादा टाइम टेकिंग चीज तो है नहीं। आप रोज की अगर रोज भी ना करें, आप अगर एक वीक में 2 भी कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत एक रीजनेबल अप्रोच है। एक वीक में आप 2 इंट्रोडक्शन और आउटलाइन लिख लें, कोई पुराने पेपर से पकड़ लें 2 टॉपिक, 2015 के बाद के जितने पेपर्स हैं 30 ऐसे तो आपको वहीं पे मिलते हैं, उन पर रोज आउटलाइन बनाए, इंट्रोडक्शन बनाए। तो मेरे ख्याल में 50 के करीब अगर आप बना लें आउटलाइन, तो आपको एक बड़े सेफ जोन में चले जाते हैं कि इंसान को खुद क्लियर हो जाता है कि मैं अब किस तरफ लाइन के किस तरफ खड़ा हूँ, मुझे चीज करनी आ गई या मुझे अभी भी और जरूरत है। जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है वो पहले से वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो वो तो 10 से 15 आउटलाइन से भी काम चला सकते हैं बड़ी इजीली। उनको समझ आ जाएगी कि क्या करना है। 10 से 15 आउटलाइन लिखे, इंट्रोडक्शन लिखे, उनको पता चल गया कि उन्होंने किस तरह से अपने टॉपिक को बनाना है, डिफेंड करना है, आर्ग्यूमेंट कैसे डेवलप करना है। लेकिन जो वीक कैंडिडेट्स हैं जो कि 1-2 साल के बाद अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनको मेरे ख्याल में दे हैव एम्पल टाइम, तो उनको जितने मैक्सिमम टॉपिक कर सकते हैं, पिछले 30 टॉपिक्स हो गए और इस साल वाले भी जो आएंगे वो भी उसमें देखें तो 40-50 के करीब उन्हें टॉपिक्स पे जाना चाहिए। और जब टॉपिक्स की बात होती है तो हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हैं तो हैं कौन से। तो ये टॉपिक्स इतने सारे दुनिया में हैं, और पाकिस्तान डोमेस्टिक इश्यूज भी चल रहे हैं, लिटरेरी टॉपिक्स भी होते हैं, कोटेशंस भी होती हैं, तो प्रोवर्ब्स भी होते हैं, तो हम किस पे करें। तो उसके लिए मैंने कुछ आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन इस बात में आप लोगों को डिफ्रेंशिएट खुद करना है कि टॉपिक क्या चीज है और क्वेश्चन क्या है। मैंने आप लोग पहले बताया भी है कि टॉपिक के अंदर से डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे होता है जिसके ऊपर आप स्टांस लेते हैं। तो मैं टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर देता हूँ। जब आप टॉपिक्स तैयार कर लेंगे तो टॉपिक्स में जिस तरह के भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उनको आंसर करने के लिए रेडी होंगे, आपके लिए आसानी होगी, उनको आपको ज्यादा ब्रेनस्टॉर्म पेपर में बैठ के नहीं करना पड़ेगा। उसमें डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर तो हम ऐसे कर भी चुके हैं। उसमें डेमोक्रेसी के फ्यूचर पे बात हो सकती है, होप्स एंड हर्डल्स पे बात हो सकती है, उसमें हमारे बुरा जो हमारा पास्ट था उसके माजी की पर बात हो सकती है। तो डेमोक्रेसी इज एन इम्पोर्टेंट ऐसे। फिर जो दूसरा एक है वो टेररिज्म। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म दे गो हैंड इन हैंड। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म जो है वो दे गो हैंड इन हैंड, एब्सोल्युटली गो हैंड इन हैंड। तो इसके ऊपर हम बड़ी इजीली बात कर सकते हैं कि इज इट अ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी। एक क्वेश्चन बन सकता है कि टेररिज्म सेल्फ इन्फ्लिक्टेड
हिजरी है या कि हम पे मुसल्लत किया गया है, टेररिज्म का जेनेसिस क्या है, इसके ऊपर बात हो सकती है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन निकल सकता है। फिर क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़े क्वेश्चंस निकल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के जो फिनोमेना है, बड़ा दुनिया में आजकल गर्म है और इस पे बड़े डिफरेंट ओपिनियंस हैं, साइंटिस्ट भी इस पे डिवाइडेड हैं। इसके ऊपर बात हो सकती है कि इज क्लाइमेट चेंज अ मिथ, इज इट हैपनिंग, इज इट रियलिटी, या सिर्फ ये कहानी है। इसके ऊपर बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और इसके अलावा क्या बात हो सकती है, और एक और ऐसे ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का एक दुनिया में वेव चली है 2021 सेंचुरी में, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बड़ी बात हो रही है, तो अब एक एंटाई ग्लोबलाइजेशन का एजेंडा भी दुनिया में सामने आ चुका है, जिसका ब्रेक्जिट हम देखते हैं, एंटाई ग्लोबलाइजेशन की बात हो जाती है। तो ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इसको भी अब थॉरोली कवर करें, एक्सपोजिशन करें इसकी, इसके फैक्ट्स वगैरह देखेंगे, दुनिया में कहाँ कहाँ क्या क्या किया गया है, साइंटिफिक साइड पे क्या किया गया है, टेक्नोलॉजिकल साइड पे क्या किया गया है, इकोनॉमिक साइड पे क्या किया गया है, सोशोलॉजिकल साइड पे क्या किया गया, पॉलिटिकल पे क्या किया है ग्लोबलाइजेशन के लिए, इस तरह की चीजें देख सकते हैं। फिर नेशनलिज्म है, नेशनलिज्म में बात की जा सकती है कि दुनिया में नेशनलिज्म क्यों राइज पे है, अभी एकदम ये ट्रेंड क्यों सामने आ गया है, इस तरह के क्वेश्चंस निकल सकते हैं, इसमें से टॉपिक्स आ सकते हैं। 2017 में बड़ा अच्छा कोई टॉपिक आया था कि माइनॉरिटीज अफेयर नो वन वांट्स, कैन नेशनलिज्म रियली बी इंक्लूसिव, तो एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक था। इस तरह के टॉपिक्स और भी निकल सकते हैं इसमें से। व्हाई इज नेशनलिज्म ऑन द राइज, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, इसके क्या मसले मसाइल के सॉल्यूशंस क्या हैं। फिर अगर हम पाकिस्तान सेंट्रिक हो जाते हैं, तो पाकिस्तान सेंट्रिक में हम देखते हैं कि इसमें करप्शन आ जाती है, करप्शन इज बीइंग अ लॉट टॉक्ड अबाउट दिस डेज, और हमारी न्यूली गवर्नमेंट है, इसकी कंपेन भी इसके अगेंस्ट थी। तो ये आई बिलीव कि इट्स अ वेरी गुड टॉपिक, जिसके अंदर से एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस निकल सकते हैं। करप्शन को अच्छी तरह देखें। फिर गुड गवर्नेंस की बात हो गई है, करप्शन और गुड गवर्नेंस में बड़ा फर्क है। गुड गवर्नेंस बेसिकली इसकी अपनी डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक ने दी हुई है, आपको सर्च करें। और गुड गवर्नेंस के फिर एलिमेंट्स क्या है, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसमें क्या मसले मसाइल हैं और हम कोप अप कैसे कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस की बात हो जाएगी। फिर पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस की बात होती है कि हमारा एनर्जी क्राइसिस जो है हैज इट बीन सॉल्व्ड, और इस सर्कुलर डेट से कैसे जुड़ा हुआ है, इन दोनों में लिंक क्या है, इस तरह की बिल्कुल बात हो सकती है। और इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकते हैं एनर्जी क्राइसिस पे कि फ्यूचर क्या है हमारा, वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सोल्यूशन इसका हमारे जो परमानेंट सोर्सेज जो हैं उनमें ही है, या फिर हमें कन्वर्टेबल सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाना होगा, इस तरह का बन सकता है। फिर वाटर क्राइसिस जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हमारी जुडिशरी भी इफेक्टिव हुई हुई है, और वाटर क्राइसिस, बाकी पाकिस्तान इज फेसिंग वाटर क्राइसिस, एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स के 2025 तक वी विल बी वाटर स्कार्स कंट्री। तो वाटर क्राइसिस के ऊपर बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या हमने पीछे गलतियां कर दी कि हम इस क्राइसिस में आ गए हैं, और अभी क्या सूरत हाल है हमारी, और फ्यूचर में क्या जा सकते हैं, वाटर क्राइसिस क्या होगा, अगर हमने इसको अगर फेस करना है तो किस तरह से मिलजुल के फेस करना है। इसके भी डिफरेंट फैक्टर्स होंगे, इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, इंडिया का हाथ है इसमें, हमारी अपनी मैनेजमेंट इश्यूज हैं, डिफरेंट वेरियस टॉपिक्स इसमें से बन सकते हैं। तो वाटर क्राइसिस वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें फिर जेंडर इक्वालिटी पे बन सकते हैं, ये मेरे ख्याल में हर साल एक जेंडर पे जरूर आता है ऐसे, और आई बिलीव कि इस साल भी आएगा। जेंडर इक्वालिटीज्म इस पे आ चुका है। इस तरह फेमिनिज्म इज नॉट प्रॉब्लम थर्ड वर्ल्ड ओनली, इस तरह का बन सकते हैं। तो जेंडर पे मेरे ख्याल में जो जिन लोगों का जेंडर सब्जेक्ट है, उनको जेंडर इक्वालिटी वाला बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो बड़े सेफ जोन में चले जाएंगे जेंडर प्रिपेयर करके। इसमें फिर इनकी डिफरेंट वेव्स आई हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जेंडर की वेव्स हैं, उसके ऊपर बात हो सकती है। तो जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू। और फिर हम देखते हैं सीपेक एंड ओबोर, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। सीपेक जो है वो भी पिछले 3-4 सालों से बात इस पे की जा रही है, पेपर्स बड़े सीपेक सेंट्रिक होते हैं। क्या हमारे इस पे एक्सपोजिशन क्या है, इसके फैक्ट फिगर्स क्या है, इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्या है, एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या है, एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो एक तो इसका एक्सपोजिशन वाला पार्ट हो गया कि सीपेक है क्या, इसकी होप्स और हर्डल्स क्या हैं, और फिर एक इसके ऊपर आप डिस्कशन जनरेट हो सकती है, कोई डिफरेंट टॉपिक आ सकते हैं कि इज चाइना गोइंग टू बी अनदर ईस्ट इंडिया कंपनी इन पाकिस्तान, इस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे आपको ओपिनियन लिया जाएगा और आपने प्रूव करना है इसको। तो सीपेक और फिर ओबोर दे गो हैंड इन हैंड, ओबोर का एक पार्ट है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सीपेक, इनके ऊपर बात हो सकती है। सीपेक को बड़ी अच्छी तरह प्रिपेयर करना है सबने, बड़ी अच्छी तरह कोई फैक्ट गलत नहीं करना। और फिर ह्यूमन राइट्स के ऑब्वियसली इश्यूज हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसमें आ जाता है, राइट टू मूवमेंट आ जाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन हो जाता है इसमें, और डिफरेंट यूएनओ के इसमें बातें आ जाती हैं। तो ह्यूमन राइट्स को बड़ी अच्छी तरह किया जा सकता है। जो खासतौर पर लॉयर्स हैं वो इसको बड़ी अच्छी तरह देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेके देख सकते हैं, यूएन के
चार्टर लेके देख सकते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। फिर यूएनओ जो है खुद से अलग से एक टॉपिक है कि यूएनओ क्या है, इनके क्या फील्ड वेंचर्स रहे हैं, क्या इनके पॉजिटिव चीजें रही हैं, यूएन को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, क्या मसले मसाइल इसमें अभी भी रह गए हैं, तो यूएन पे बात हो सकती है, बिल्कुल इस पे ऐसे आ सकता है। फिर एक और मैं समझता हूँ कि सुसाइड ट्रैप, जो कि एक कॉन्सेप्ट है, जो कि एक बड़ा पुराने रियलिस्ट थेरिस्ट थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया सुसाइड ट्रैप का, कि दुनिया में अगर एक पावर पहले से एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी पावर बढ़ती सामने आ रही है तो कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो सुसाइड ट्रैप पे बात हो सकती है, ईस्ट वर्सेस वेस्ट पे हो सकती है, रिसर्जेंस ऑफ रशिया पे बात हो सकती है, चाइना के राय पे बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप इसको भी ध्यान में रखें। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू। और फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से बात हो सकती है कि शायद अब कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जंग तो नहीं रही, सिविलाइजेशन की जंग स्टार्ट हो गई है, मुस्लिम वर्सेस वेस्ट हो सकती है, इस्लाम वर्सेस वेस्ट हो सकती है, इसमें बिल्कुल हो सकती है। उसमें फिर चाइना और यूएस की सिविलाइजेशन की बात हो सकती है, उसमें डिफरेंट फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन आ जाती है, उसमें फिर सब कॉन्टिनेंट की डिफरेंट हेरिटेज है, तो मिडिल ईस्ट की अपनी डिफरेंट है, तो वो और रशियन और आर्मीनियन की बात हो सकती है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे आ सकता है, इंपॉर्टेंट बिजनेस से निकल सकते हैं टॉपिक। फिर एक बार हम पाकिस्तान सेंट्रिक में दोबारा जाते हैं तो हम देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, इन पे भी हो सकती है। मेरे ख्याल में एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉवर्टी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इशूज, और इनके ऊपर एक ऐसे जरूर बनेगा। आई बिलीव कि पिछली बार एजुकेशन अगर बने तो इस बार हेल्थ और पॉवर्टी जो है ये बड़ा टारगेट हो सकता है, तो आप हेल्थ और पॉवर्टी पे बड़ा फोकस कर लें और इनको बड़ी अच्छी तरह डिटेल में देख लें, पॉवर्टी के क्या मसले मसाइल है, लोगों पे इम्पैक्ट क्या होते हैं, वो टेररिज्म की तरफ भी लेके जाती है और वो हमारी स्टंटेड ग्रोथ भी होती है, पॉवर्टी और हेल्थ वो हैंड इन हैंड, इस तरह की चीजें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये चीजें तो हमें पता चल गई कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो अब लोग पूछते हैं कि अब हमने सब चीजें तैयार कर दी है तो हम आखिरी दिन ऐसे की तैयारी के लिए क्या करें, आखिरी दिन हम बैठे हैं अब हम क्या करें, हम सारी चीजें तो नहीं रिवाइज कर सकते, पूरा सारा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकते, ऐसे का तो सिलेबस है ही कोई नहीं, आपको पता ही नहीं आना कि तो हम रिवाइज क्या करें आखिरी दिन। आखिरी दिन आपने कुछ भी नहीं करना, आखिरी दिन आपने मेरी सारी वीडियोस देखनी है दोबारा और आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर दोबारा रिवाइज करना है, कुछ पढ़ने की और जरूरत नहीं है। सोने से पहले आप आखिरी 1 घंटे में आपको शेक्सपियर की किताब पढ़ लें, कुछ लिटरेरी रीडिंग कर लें, जिससे क्योंकि एक थ्योरी है कि अगर आप रात में जो अच्छी चीज पढ़ के सोते हैं सुबह वो आपके राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती है, तो अगर अच्छी राइटिंग पढ़ के सोएंगे तो सुबह आप बड़ा अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ आखिरी दिन यही करना है। और एग्जाम के दिन आपने क्या करना, सुबह उठ के आपने नमाज पढ़नी है और आपने कुछ नहीं करना, नमाज पढ़नी और दुआ करनी है कि आपको जो पेपर आए वो पेपर आपको आता हो, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर जाने, रिलैक्स करने, जाके अल्लाह का नाम लेके पेपर शुरू करने और बिल्कुल इजी होकर करना है। आपको जरूर उसमें से पहली शायद नजर में आपको ना लगे कि आपको उसमें से 2-3 टॉपिक्स आते हैं, लेकिन जब आप 2-3 मिनट देंगे तो आपको नजर आने लग जाएगा कि आपको कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं। शुरू में देख के पैनिक नहीं करना, एकदम उठ के आ नहीं जाना वहां से कि ये क्या तो पेपर आ गया, आपने फोकस करना है उस पर, और जरूर सबको 2-3 टॉपिक्स आते होंगे, आपने तैयारी की है, सबने वीडियो देखी है, इंशाल्लाह हेल्प मिलेगी और आपने उसको बड़ा रिलैक्स होकर करना है और इंशाल्लाह विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक और बड़े जबरदस्त आपके एग्जाम्स होंगे। विद दिस आई थैंक यू ऑल।